हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें 3 सेट थे और तीनों सेट में एक ही तरह के क्वेश्चंस थे, बेसिकली शफल्ड क्वेश्चंस थे। तो हम सेट 1 के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसके साथ साथ सेट 2 और सेट 3 भी कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 1 from set 1, 2 and 3. So the question says, write the dual purpose served by deoxyribonucleoside triphosphate in polymerization. तो हमें deoxyribonucleoside triphosphate का 2 पर्पस बताने हैं इन पॉलीमराइजेशन। तो पहला है कि ये एक सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है डीएनए पॉलीमराइजेशन में, और दूसरा है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बाय क्लीवेज ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। तो वो जो फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके एक एनर्जी प्रोवाइड करता है इस पूरी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को। तो ये हैं हमारे 2 फंक्शंस। तो हर एक फंक्शन को लिखने के आपको मिलेंगे 0.5 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन सेज नेम 2 डिजीजेस हुज स्प्रेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय इरेडिकेशन ऑफ एडीज मस्कीटो। तो एडीज मस्कीटो को रिमूव करके, हटा के कौन सी 2 डिजीजेस हैं जिनके स्प्रेड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो एडीज मस्कीटो है, दिस इज एडीज एजिप्टी, ठीक है, सॉरी PTI, ठीक है। सो दिस इज एडीज एजिप्टी। तो अगर हम इस एक मच्छर को कंट्रोल कर लें तो हम डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस जैसी बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, बिकॉज दिस इज द वेक्टर फॉर ऑल दीज डिजीजेस। क्लियर? तो आई होप क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. So the question number 3 says, how do cytokine barrier provide innate immunity in the body? तो cytokine barriers innate immunity कैसे देते हैं? तो cytokines क्या होते हैं? बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एक सेल रिलीज करता है इम्यून सिस्टम, मतलब एक सेल रिलीज करता है इम्यून सिस्टम का टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। तो अगर एक सेल है, ठीक है, अगर वो वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, ठीक है, ये एक सेल है, इसको यहाँ पर वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो ये जो एक सेल है ये सिक्रीट करेगा इंटरफेरॉन प्रोटीन्स। ठीक है, तो इंटरफेरॉन प्रोटीन सिक्रीट करने के बाद ये वाला जो सेल है ये बाकी सेल को एक सिग्नल दे देगा, मतलब ये एक इम्यून रिस्पॉन्स है, ये बाकी सेल्स को, जो एडजॉइनिंग सेल्स हैं उन सबको सिग्नल दे देगा कि ऐसे द सेल इज इन्फेक्टेड। तो इससे बाकी वाले जो सारे सेल्स हैं वो हो जाएंगे अलर्ट और उनमें ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। सो द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट इंटरफेरॉन प्रोटीन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम further viral infections. So this is question number 3. Now question number 4. So question number 4 is from the chapter evolution. So the question is, write the names of the following 15 MYA primate million years ago. कौन से प्राइमेट होते थे जो कि एप लाइक थे, जो कि एप्स की तरह दिखाई देते थे? तो 15 मिलियन ईयर्स अगो थे हमारे पास ड्रायोपिथेकस, राइट? सो दे वर ड्रायोपिथेकस। नेक्स्ट इज 2 मिलियन ईयर्स अगो अ प्राइमेट दैट लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। तो वो कौन से थे? सो दे वर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है, US, ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। क्लियर? तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही बहुत सारे हमने और भी पढ़े थे। तो आपको इन सब का फीचर्स याद रखने हैं, क्योंकि फीचर्स जो है वो 1 मार्क में हमसे कुछ इस तरह पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क का था, तो 0.5 आपको मिलेंगे इन दोनों नाम को लिखने के। So now the question number 5. So question number 5 says, mention chemical change that proinsulin undergoes
टू बी एबल टू एक्ट एज अ मेच्योर इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन में वो क्या चेंजेस आते हैं जिससे कि वो एक इंसुलिन, एक मेच्योर इंसुलिन बनता है। तो जो हमारा प्रो इंसुलिन होता है ना, उसमें होती है 3 चेन्स, ठीक है। तो एक चेन ये है जिसे हम ए चेन बोलेंगे, एक चेन ये है जिसे चेन बोलेंगे, एंड दिस इज से हम बी चेन। तो ए और सी चेन के बीच में एक इनएक्टिव पेप्टाइड होता है जो कि होता है सी चेन, ठीक है। इस सी चेन की होने की वजह से ये होता है प्रो इंसुलिन। तो अगर हमें इस इंसुलिन को एक एक्टिव मेच्योर इंसुलिन बनाना है तो हमें सी चेन को रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर ए और हम बी चेन को हम सेपरेट करते हैं और फाइनली इनको ज्वाइन कर देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से, और ऐसे हमारे पास बन जाता है एक मेच्योर इंसुलिन। क्लियर? सो द प्रो इंसुलिन इज cleaved to remove the extra stretch of C-peptide to form mature insulin having only A and B chains joined to each other by disulfide bonds. Question number 6. So the question says your advice is sought to improve the nitrogen content of the soil to be used for cultivation of non-leguminous terrestrial crops। तो आपकी एडवाइस मांगी है, आपको ये बताना है कि अगर आपको सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज करना है क्योंकि आपको उगाने हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो रेकमेंड 2 माइक्रोब्स दैट कैन एनरिच द सॉइल विद द नाइट्रोजन। तो आपको उन 2 माइक्रोब्स का नाम बताना है जो कि हमारी सॉइल को एनरिच कर सकते हैं विद नाइट्रोजन। तो फर्स्ट वन इज एजोस्पाइरिलियम, ठीक है, ये होगा हमारा इटैलिक्स में, ठीक है। देन एजिटोबैक्टर या एनाबिना, कोई सा भी अगर आप ग्रो कर देते हैं तो उससे जो सॉइल है उसकी नाइट्रोजन, उसका नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाएगा। क्लियर? देन व्हाई डू लेग्यूमिनस क्रॉप्स नॉट रिक्वायर सच एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। तो हमें, अगर हमने यहाँ बोला कि हमें नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप उगानी है, अगर लेग्यूमिनस उगानी है तो हमें ये एनरिचमेंट क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो बिकॉज दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक राइजोबियम, तो जो कि उनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल की जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ट्रैप करके उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स को, लेग्यूमिनस क्रॉप्स को इस एनरिचमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स का। तो हर एक नाम लिखने के आपको 0.5 मिलेंगे, क्योंकि 2 पूछे हैं तो 2 ही लिखने के मिलेंगे, तीसरे का नहीं मिलेगा। और दूसरा ये एक्सप्लेनेशन लिखने के भी आपको मिलेंगे 1 मार्क। तो टोटल हो गए हमारे 2 मार्क्स। So question number 7 says, with the help of an algebraic equation, how did Hardy-Weinberg explain that in a given population, the frequency of occurrence of alleles of a gene is supposed to remain the same through generations? तो हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से समझाना है कि कैसे हार्डी वेनबर्ग ने ये एक्सप्लेन किया कि एक गिवन पॉपुलेशन में जो जीन्स की अकरेंस है, इट इज सपोज टू बी द सेम, ठीक है, वो जनरेशन बाय जनरेशन वो सेम ही रहनी चाहिए। तो ये उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था? तो हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन ये बोलती है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ जीन्स इज कांस्टेंट, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। तो उन्होंने बोला कि एक जीन पूल जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, और जो सम टोटल होता है सभी अलील्स की फ्रीक्वेंसी का वो होता है 1। क्लियर? सो अगर हम मान लेते हैं एक P और एक Q, ये है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील कैपिटल A एंड स्मॉल a, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ए अलील की वो होगी p², वहीं पर जो फ्रीक्वेंसी होगी स्मॉल a की वो होगी q²। क्लियर? नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A स्मॉल a वो कितनी होगी? सो दैट विल बी 2pq। क्लियर? हेंस p² प्लस q² प्लस 2pq इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। तो अगर
कोई भी चेंज आता है इस फ्रीक्वेंसी में, किसी भी तरह में हमें फ्रीक्वेंसी का चेंज देखने को मिलता है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जीन्स की जो या अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें मेजर ड्रास्टिक चेंज आया है। सो एनी चेंज सिग्निफाइज एवोल्यूशन, किसी भी तरह का चेंज जो है वो एवोल्यूशन की तरफ इशारा करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड अलोंग विद द इक्वेशन। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी और क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये था 2 मार्क्स का, तो ये सारी इंफॉर्मेशन along with this point will give you 2 marks. Clear? और में है, although a prokaryotic cell has no defined nucleus, ऑल्दो ऐसा है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, येट डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, एक्सप्लेन। तो हम बोलते हैं कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है? तो डीएनए जो है ना वो स्कैटर्ड क्यों नहीं दिखाई देता है हमें इन यूकैरियोटिक सेल्स? तो उसका एक बहुत अच्छा रीजन है, क्योंकि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड हमारा मॉलिक्यूल है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो है ना, ये उसको एक जगह पर होल्ड करके रखती हैं, और जो लार्ज लूप्स हैं इन द रीजन, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। हेंस डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो हमारा डीएनए है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, और इसको एक जगह रखने का काम करते हैं कुछ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो इस डीएनए को होल्ड करते हैं, क्योंकि डीएनए है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड और वहीं पर प्रोटीन्स हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये डीएनए को होल्ड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं कि वो इधर उधर बिखरता ना रहे। क्लियर? तो सिंपल सा आंसर था। तो ये एक्सप्लेनेशन लिखने के भी आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। तो देखो छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, टू द पॉइंट लिखनी है, और हमें मिलेंगे फुल मार्क्स। Clear? Question number 10. So the question says, name the source plant of heroin drug. How is it obtained from the plant? ठीक है, तो हेरोइन ड्रग जो है उसका सोर्स बताना है, और हमें बताना है कि हमें प्लांट से मिलता कैसे है। दूसरा, राइट द इफेक्ट्स ऑफ हेरोइन ऑन ह्यूमन बॉडी। तो हेरोइन का इफेक्ट बताना है ह्यूमन की बॉडी के ऊपर। तो सोर्स क्या है हेरोइन ड्रग का, कहाँ से मिलती है? तो ये हमें मिलती है पेपापेर सोमिनिफेरम, ठीक है। तो ये आएगा इटैलिक्स में क्योंकि ये है एक साइंटिफिक नाम। सो जिसे हम इन लोकल लैंग्वेज हम इसे कॉमनली हम इसे पॉपी प्लांट भी बोलते हैं। तो ये हमारे सोर्स है ऑफ द ड्रग हेरोइन, और ये हमें मिलता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द प्लांट कंटेनिंग मॉर्फिन। तो ये हमें उस प्लांट से मिलता है, लेटेक्स से मिलता है ऑफ प्लांट मॉर्फिन। और कैसे मिलता है? बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन की जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तो हमें मिलता है हेरोइन। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन बायोलॉजी विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ देम। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ हीरोइन ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी पर क्या काम करता है हीरोइन? तो हीरोइन एक डिप्रेसेंट एक्ट करता है हमारी बॉडी पर, और ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को भी स्लो डाउन करता है, जो इन ड्रग्स को एक ऐसी क्वांटिटी में लेते हैं विच इज नॉट एडवाइजेबल। मतलब वो एक मेडिसिन के पर्पज से नहीं बट उससे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए एक डिप्रेसेंट एक्ट करता है और उनकी बॉडी के फंक्शंस को भी स्लो डाउन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11. सो द क्वेश्चन सेज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म. तो एक मैच्योर ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाना है एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स एंड राइट देयर फंक्शंस. तो पहले तो एक मैच्योर ह्यूमन स्पर्म का एक डायग्राम बनाएंगे. तो ये है हमारा डायग्राम जिसमें हम बाहर वाली जो पूरी लेयर है उसको मार्क करेंगे बिकॉज इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. सबसे ऊपर एक इसका एक टिप से क्राउन सा होता है विच इज कॉल्ड एज एक्रोसोम, और उसके बाद आता है एक न्यूक्लियस. क्लियर. न्यूक्लियस के बाद ये हमें छोटा सा किंक सा देखने को मिलता है, दिस इज नेक, और फॉलोइंग द नेक इज द मिडिल पीस, और मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी देता है स्पर्म को फॉर स्विमिंग, और इसके बाद होती है एक लॉन्ग टेल. तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम. अब हमें कोई भी 3 पार्ट्स को लेबल करना था, तो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आपको कोई भी 3 पार्ट्स आप कर सकते हो और उन्हीं के फंक्शंस लिखने हैं. तो अगर हम
अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद स्पर्म कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोम रिएक्शंस एंड स्पर्म एग फ्यूजन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये हेल्प करता है स्पर्म्स की कैपेसिटेशन में और एक्रोसोमल रिएक्शन में। जब स्पर्म जो है वो एग से मिलता है तो वहां पर जाके कुछ रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के बाद ही जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज करता है। नेक्स्ट इज एक्रोसोम। सो दिस इज एक्रोसोम। तो इसमें होते हैं कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स which are capable of dissolving the membrane और membrane coverings of ovum। तो हमने बोला कि एक ओवम है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्म पहुंचेगा तो यहाँ पर जो एक्रोसोम है ना, उसमें ही कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एग की मेम्ब्रेन को, जो कवरिंग है, उसको डिसॉल्व करते हैं, जिससे कि न्यूक्लियस स्पर्म का चला जाता है इनटू द ओवम और वहां पर जाके हो जाता है फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे प्रोवाइड एनर्जी दैट हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। वो स्पर्म की स्विमिंग में, अब दे हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग कोर्स, ठीक है, तो उनको एनर्जी चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो ये एनर्जी देता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मिडिल पीस में प्रेजेंट है। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क आपको मिलेंगे इसके, और बाकी जो 2 मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे कोई भी 3 पार्ट्स लिखने के और साथ में उनका फंक्शन लिखने के। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्सपैंड VNTR। तो जब भी मैंने रिवीजन रेसेस लिए, हर रिवीजन रेस में मैंने आपको एक चीज जरूर बोली है, जहां पर भी कोई एब्रीवेशन है मेक श्योर कि आपको उसकी एक्सपेंशन पता हो, क्योंकि अगर आपको एक्सपेंशन नहीं पता होगी तो ऐसे आप 1.5 मार्क्स लूज कर देंगे, ठीक है। सो एक्सपैंड VNTR एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। List any 2 applications of DNA fingerprinting technique। तो VNTR क्या है? तो VNTR is variable number tandem repeats, variable number of tandem repeats, ठीक है। अब इसका DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या फंक्शन है? तो ये एक प्रोब की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसमें देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन टू डिटेक्ट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर होता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हमें कोई भी 2 एप्लीकेशंस बतानी है ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि ये पैटर्निटी जो पैटर्नल मैटर्नल हिस्ट्री है, जो इश्यूज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉल्व करने का काम करती हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर पैटर्निटी टेस्टिंग विच प्रोड्यूसेस जेनेटिक फिंगरप्रिंट एंड इट is highly specific for an individual। दूसरा है फॉरेंसिक साइंसेस में, तो जहां पर भी कोई क्राइम सीन होता है वहां से हर एक छोटा सैंपल, आपने देखा होगा, अगर आप CID देखते हो तो आपने देखा होगा वो ऐसे 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 जाते हैं और अपना वो क्या होता है, वो लेंस सा लेके जाते हैं और उससे दे ट्राई टू गैदर एज मेनी सैंपल्स एज पॉसिबल, ठीक है। कहीं बाल गिरा है, कहीं नाखून गिरा है, कहीं कुछ और गिरा है, ठीक है, कहीं स्किन है, कुछ भी है, दे ट्राई टू पिक दैट, क्योंकि उससे DNA फिंगरप्रिंटिंग कर कर हम एक मुजरिम का पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंसेस टू आइडेंटिफाई द पीपल इन्वॉल्व्ड इन क्राइम बाय एनालाइजिंग DNA फिंगरप्रिंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्राइम सीन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। सो द क्वेश्चन सेज differentiate between parthenocarpy and parthenogenesis, give one example of each। तो parthenocarpy और parthenogenesis के बीच में डिफरेंस बताना है और एक एग्जाम्पल देना है। तो पार्थिनोकार्पी, तो पार्थिनोजेनेसिस पढ़ लेते हैं पहले। तो पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। तो मतलब ओवम जो है ना वो फर्टिलाइज नहीं होता है और बिना ओवम के फर्टिलाइज हुए ही हमें एक नया इंडिविजुअल देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इट इज कॉमन इन इंसेक्ट्स एंड लिजर्ड्स, इनमें ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी हम
फ्रूट्स के मतलब प्लांट्स के केस में बात करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो इसमें फ्रूट्स आर सीडलेस। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि वाटरमेलन है, बनाना है, तो इन सभी प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोकार्पी। तो बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस एक टर्म है जो एक्चुअली एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। तो एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है ओवम की, और पार्थिनोकार्पी की बात करें सो इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स। तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो ये है 3 मार्क्स का, तो एक डिफरेंस लिखने का जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 मार्क दोनों का, मतलब बेसिकली ये होते क्या है वो लिखने का आपको 1 मार्क मिलेगा, और 0.5 प्लस 0.5 मिलेगा उनका एक एग्जाम्पल लिखने का। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सो द question says medically it is advised to all young mothers that breastfeeding is best for their newborn. Do you agree? Give reasons in support of your answer. तो बहुत जो न्यू मदर्स होती हैं उनको ये बोला जाता है कि आपको अपने न्यू बॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, ठीक है, तो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, और अगर करते हैं या नहीं करते हैं तो आप अपना रीजन दे दो। तो मैं तो इस स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ, इसलिए मैंने लिखा है यस, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि जो मिल्क बनता है ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और इट इज रिच सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडी? IgA का ये रिच सोर्स होता है। तो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि पैसिव इम्यूनिटी टू द बॉडी, राइट। सो द एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस एंड it provides passive immunity to the baby and it is also rich in calcium, fats and lactose। तो एक तो IgA में ये रिच होता है, दूसरा लैक्टोज, फैट्स, कैल्शियम, ये सारी चीजें इस मिल्क में होती हैं जो कि एक बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और उनको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती हैं। क्लियर? तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15. So the question says explain the mechanism of sex determination in birds. How does it differ from that of human beings? तो हमें mechanism बताना है sex determination का birds में, और ये human being से कैसे अलग होता है। तो अगर हम birds की बात करें तो birds में होता है ZZZW टाइप का sex determination, जिसमें कि birds, फीमेल birds जो होते हैं वो heterogamitic होते हैं, मतलब उनके पास 2 अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, Z और W। क्लियर? मेल्स जो होते हैं वो होमोगेमेटिक होते हैं, उनके पास दोनों ही सेम सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज ZZ। क्लियर? तो इस तरह की जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है उसे हम बोलते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी एंड मेल होमोगेमेटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 ऑटोजोम्स है, मतलब पेयर ऑफ ऑटोजोम्स है, और उसके साथ आते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मेल्स में आते हैं ZZ और फीमेल्स में आते हैं ZW। क्लियर? तो यहां से एक Z आएगा, यहां से भी एक Z आएगा, यहां से एक Z आएगा, यहां से एक W आएगा। अब कौन सा क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल जो है वो कंबाइन करता है विद मेल, ठीक है, बेसिकली कौन सा जो मेल है, मेल का क्रोमोसोम है वो फीमेल के क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज करता है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि जो बर्ड आ रहा है वो मेल होगा या फीमेल। अगर यहाँ से भी Z आता है और यहाँ से भी Z, तो ये हो जाएगी एक गर्ल, ठीक है, यहाँ पर भी गर्ल। अब यहाँ पर अगर यहाँ से Z आया और यहाँ से W आया तो ये हो जाएगा बॉय और ये भी हो जाएगा बॉय। तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स की तरह ही यहाँ पर भी 50-50% चांसेस हैं कि एक फीमेल बर्ड भी आ सकता है और एक मेल बर्ड भी आ सकता है। वहीं पर अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस ये अलग कैसे है, तो ह्यूमंस के केस में मेल हेट्रोगेमेटी देखी गई है। मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, दैट इज दे हैव 2 डिफरेंट सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, 2 अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। वहीं पर फीमेल्स के पास दोनों सेम होते हैं, दैट इज दे आर होमोगेमेटिक। सो ऐसे टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को हम बोलते हैं मेल हेट्रोगेमेटी और फीमेल होमोगेमेटी। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये है 3 मार्क्स का। तो ये वाली एक्सप्लेनेशन लिखने के 1 मार्क, ये बनाने के 1 मार्क और इनका डिफरेंस लिखने के 1 मार्क,
ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 16 ए पार्ट, हाउ हैज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर हेल्प्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो बायोरिएक्टर्स का डेवलपमेंट है इसने बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हेल्प किया है। तो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिनमें हम लार्ज स्केल में किसी भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो जो रॉ मटेरियल होता है दे आर यूज्ड फॉर बायोलॉजिकली कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। तो जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, विटामिन है, ऑक्सीजन है, दे आर प्रोवाइडेड इन डिजायर्ड अमाउंट। मतलब बड़े बड़े रिएक्टर्स हैं उनमें हम अपना रॉ मटेरियल डाल देंगे, उनमें हम अपने माइक्रोब्स डाल देंगे, ठीक है, और उस रिएक्टर में हम प्रोवाइड करेंगे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम कंडीशंस, या फिर वहां पर विटामिन्स की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, स्टरिंग की जरूरत है। तो वो सारी कंडीशंस हम उस रिएक्टर में को देंगे ताकि वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सके। Clear? Now the question number 16 B part, name the most commonly used bioreactor and describe its working। तो सबसे commonly used bioreactor कौन सा है? So that is stirred tank bioreactor जिसमें stirring होती रहती है, right? So it is a cylindrical है, एक पूरा एक सिलेंडर जैसा है जिसका कर्व्ड बेस है, ठीक है, कैसा बेस है, कर्व्ड बेस है, टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट्स, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि जो रिएक्टर का कंटेंट है ना वो भी मिक्स होता रहता है। सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ मशीनरी है जो कि घूमती रहती है और इजीली पूरा जो कंटेंट है वो मिक्स होता रहता है। तो स्टरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। अब क्योंकि अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनको चाहिए ऑक्सीजन, तो हमने एक ऑक्सीजन डालने के लिए भी हमने एक इनपुट दिया है। और ये जो स्टरिंग होती है तो इस स्टरिंग से एक तो मिक्स होता रहता है अंदर का कंटेंट, और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन भी भरपूर, हर एक जहां जहां ऑक्सीजन चाहिए वहां वहां ऑक्सीजन आराम से पहुंचती है, राइट। सो द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोरिएक्टर, तो अगर हम इस बायोरिएक्टर की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यहाँ पर है एक एजिटेटर, ठीक है, जिस पूरे सिस्टम को एजिटेट करता है, ऐसे हिलाता है। देन देयर इज ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, देन देयर इज फोम कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल एंड सैम्पलिंग पोर्ट। तो होता क्या है कि ये जो हमारा पूरा एक सिस्टम है इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर अपना रॉ मटेरियल। अब ये जो प्रोपेलर्स, इम्पेलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्लैट ब्लेडेड होते हैं, मतलब इनके ब्लेड शार्प नहीं होते, ऐसे फ्लैट से होते हैं, ठीक है, ऐसे फ्लैट ब्लेड्स होते हैं और ये घूमते रहते हैं। इनके घूमने से जो रॉ मटेरियल है वो मिक्स होता है, ऑक्सीजन जो है अंदर वो ऑक्सीजन जो हमारा ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो भी की जाती है। तो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम से ये कंटेंट जो है वो उस सबको ऑक्सीजन मिलती है। देन टेम्परेचर और फोम कंट्रोल, टेम्परेचर का भी कंट्रोल किया जाता है, एसिड, और ये देखो ये टेम्परेचर कंट्रोल है, ये एसिड और पीएच के लिए भी एक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। और जो हमारा अंदर फ्रॉथ बनता है, ठीक है, तो फोम बनता है, तो फोम को भी कंट्रोल करने का एक सिस्टम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोम बन जाएगा तो वो भी हमारे प्रोडक्ट को बनने में एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो उसके लिए फोम कंट्रोल सिस्टम भी है हमारे पास, और सैम्पलिंग पोर्ट है कि बीच बीच में हम सैंपल को निकाल के देखते रहें कि क्या जो हमें प्रोडक्ट चाहिए क्या वो तैयार हो चुका है या नहीं। सो दिस इज हाउ अ स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर वर्क्स। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 सेज एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड प्लाज्मिड्स। तो हमें रोल बताना है विद एग्जाम्पल्स जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और प्लाज्मिड्स का। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और प्लाज्मिड का रोल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और साथ में हमें उनका एग्जाम्पल भी देना है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, ये इनको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस भी बोलते हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं, ठीक है। तो हमने एक्सोन्यूक्लियस पढ़ा है और एंडोन्यूक्लियस पढ़ा है। एक्सोन्यूक्लियस मतलब अगर ये हमारा डीएनए है तो वो डीएनए के एंड से
जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। दूसरे आते हैं एंडो, तो वो डीएनए के बीच में से कट करने का काम करते हैं उसको। सो एंजाइम दैट कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और जहां पर वो कट करते हैं ना वो भी एक सीक्वेंस होता है जो एक पर्टिकुलर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। और मोस्टली ये एक 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है। सो इट इज एन असेंशियल टूल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये एक असेंशियल टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। इट स्कैन्स अ डीएनए मॉलिक्यूल एंड लुक्स फॉर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो ये क्या करता है, ये डीएनए के मॉलिक्यूल को पूरा स्कैन करता है और अपना वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करता है। जहां पर इसको स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलता है वहां पर ये कट कर देता है। ऑन फाइंडिंग इट्स रिकॉग्निशन साइट्स इट कट द स्ट्रैंड्स एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल EcoRI and HindIII. So these are the 2 examples of restriction enzymes. फिर हमारे आते हैं प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरियल डीएनए होता है। इसको हम यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल PBR322, ठीक है। तो मतलब ये सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं, बैक्टीरिया में हमें मिलते हैं और इनको हम एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं। मतलब अगर हमें कोई एक फॉरेन डीएनए है, एक सीक्वेंस है, जीन है, मतलब डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, अगर हमें उसको क्लोन कराना है तो हम उसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि अब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद ही रेप्लिकेट होता रहता है। तो इसकी बहुत सारी कॉपीज बनती जाती हैं और इस तरह हमें मिलता है उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट का या जो डीएनए सीक्वेंस है उसकी बड़ी सारी कॉपीज मिल जाती हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड प्लाज्मिड्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19. So question number 19 says organic farmers prefer biological control of diseases and pests to the use of chemicals for the same purpose justify. तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है ना वो सोचते हैं कि हमें ना बायोलॉजिकल कंट्रोल मिलना चाहिए डिजीजेस का और पेस्ट का, मतलब हम केमिकल्स का नहीं बट हम बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करके हम किसी भी प्लांट में डिजीजेस को या पेस्ट को कंट्रोल करें, तो हमें इस बात को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन और उसका ही आंसर देख लेते हैं। तो इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन केमिकल्स। एक तो हम केमिकल्स के ऊपर अपना डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये जो केमिकल्स हैं ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो बेसिकली ये हमारी एक डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं केमिकल्स के ऊपर जब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स यूज कर रहे हैं। दूसरा, दे डज नॉट अकमलेट और पॉल्यूट द एनवायरमेंट। तो वो हमारे एनवायरमेंट को और हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल्स आएंगे वो सॉइल को इनफर्टाइल बनाएंगे, साथ में यही केमिकल्स जो हैं ये हमारे वाटर बॉडीज में जाएंगे, हमारे एयर में जाएंगे, हमारे ह्यूमन बींग्स के या बाकी एनिमल्स के अंदर जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, करेक्ट। देन दे कंजर्व नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म सिंस दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। तो जितने भी टारगेट ऑर्गेनिज्म, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट होगा ना, वो क्या करेगा, वो उसी ऑर्गेनिज्म को टारगेट करेगा जिसको हमें वहां से हटाना है, से पेस्ट को ही टारगेट करेगा, प्लांट्स को या प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को या आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं इन सब को वो बिल्कुल भी नहीं खराब करेगा। सो दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियम, फंगस एंड इंसेक्ट विच इज यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो बैक्टीरिया कौन सा है, दैट इज बैसिलस thuringiensis, फंगस कौन सा है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, इंसेक्ट कौन सा है, लेडी बग। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना ये था हमारा 3 मार्क्स का। सो 1.5 यू विल गेट फॉर दिस एंड 1.5 फॉर दिस। तो बेसिकली हर एक एग्जाम्पल को लिखने का आपको 0.5 मार्क मिलेगा और यहां पर भी ट्राई टू राइट 3 पॉइंट्स, तो हर एक पॉइंट के आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे।
Clear? So I hope this is clear. Now the question number 20. So the question says, A part says differentiate between analogous and homologous structures. तो analogous और homologous structures क्या होते हैं? तो homologous structures से start करते हैं. This is my favorite. तो मैं हमेशा homologous structures ही लिखती हूँ. So they have similar morphology, similar embryology and anatomy, but dissimilar in their function. मतलब homo का मतलब है similar. तो ये अपने ओरिजिन में सेम है, इनका मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी सब सेम है, लेकिन इनके फंक्शंस अलग हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स. फॉर एग्जाम्पल फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, डॉग एंड ह्यूमंस. तो हम सबके फोरलिम्स एक ही जैसे हैं, मतलब हम उनके काम अलग हैं लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो सेम है. देन कम्स टू एनालॉगस स्ट्रक्चर. तो हमें पता है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं, जिनका फंक्शन सेम होता है लेकिन उनका ओरिजिन अलग होता है. सो दो स्ट्रक्चर्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन, लगते भी सेम जैसे हैं कि स्ट्रक्चर सिमिलर अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर है, बट दे आर नॉट इवॉल्व्ड टुगेदर. Therefore, they do not share the common ancestors. For example, wings of birds and wings of insects. तो ये जो एग्जाम्पल है ना, क्योंकि वैसे हमसे पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ऐसे जहां पर आपको लगता है ना कि एग्जाम्पल बहुत ही ऑब्वियस है कि होना चाहिए, वहां पर जरूर लिखना. जहां पर भी एग्जाम्पल हो वहां पर जरूर लिखना. सो डिफरेंशिएशन में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. बेसिकली एक ये है और एक ये है और एक ये है. तो बेसिकली हमने कितने लिखे हैं? हमने लिखे हैं 3 पॉइंट्स. बी पार्ट, सिलेक्ट एंड राइट एनालॉगस स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. तो इसमें से हमें एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बताने हैं कौन कौन से हैं. सबसे पहले है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स. दूसरा है वर्टिब्रेट के हार्ट, tendrils of bougainvillea and cucurbita और tubers of sweet potato and potato. तो एनालॉगस मीन्स इनका फंक्शन सेम है लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट है. तो इस केस में जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स हैं, इनका फंक्शन उड़ना ही है लेकिन इनका ओरिजिन अलग है. वैसे ही ये हमें ट्यूबर्स, हमें ना ये स्वीट पोटैटो के और पोटैटो के एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इनका ओरिजिन जो है वो अलग है. तो बेसिकली फर्स्ट एंड फोर्थ आर द correct options. Question number 21. So the question says India has great ecosystem diversity than Norway. ठीक है. तो इंडिया की जो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्वे. डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं और आपको रीजंस भी बताने? तो आई अग्री विद द स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया जो है ना वो एक ट्रॉपिकल रीजन में आता है. अगर हम अपना ग्लोब देखें तो वी आर लिविंग इन अ ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है. हमारे पास अलग अलग तरह के सीजन्स है, अलग अलग तरह की लैंड है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं अलग अलग तरह का हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. कई जगह ऐसी है जहां पर गर्मी रहती है, कई जगह ऐसी है जहां पर सर्दी ही रहती है ना. कई जगह ऐसी है कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है. सो ऑल्सो द क्लाइमेट इज प्रिडिक्टेबल. तो हमें क्लाइमेट मोर और लेस हमारा प्रिडिक्टेबल है. कैसा है कि मार्च आएंगी तो गर्मियां शुरू होना लग पड़ेंगी, है ना. फिर अगर जैसे ही हम अक्टूबर नवंबर में पहुंचेंगे तो सर्दियां आने लग जाएंगी, और उसके बीच में एक टाइम ऐसा आएगा जुलाई अगस्त वाला जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी. तो हमारा जो क्लाइमेट है ना वो एक तरह से प्रिडिक्टेबल है. हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे ऐसा होगा तो हम उसके हिसाब से क्रॉप्स भी उगाते हैं, राइट. सो द स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर. तो अगर आप ग्लोब देखो तो ग्लोब में आप देखोगे कि इक्वेटर की लाइन हमारे अर्थ से नहीं, हमारे इंडिया से होके भी गुजरती है. तो जितना हम इक्वेटर के क्लोज जाते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी ही बढ़ती जाती है. जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं स्पीशीज की डाइवर्सिटी वैसे ही कम होती जाती है. सो ऑन द अदर हैंड नॉर्वे लाइज इन द टेम्परेट रीजन. सो क्लाइमेट इज लेस प्रिडिक्टेबल एंड हेंस इट इज अवे फ्रॉम द इक्वेटर. तो यहाँ पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो है वो भी कम है. अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है नो, तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज यस. ठीक है. और रीजन भी मैंने आपको दे दिया है.
Write the difference between genetic biodiversity and species biodiversity that exist at all the levels of biological organization. तो हमें डिफरेंस बताना है जेनेटिक और स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के बीच में that exist at all the levels of biological organization. तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब है हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं जीन्स की और उनके अलील्स की. सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ जीन्स and their alleles that are found in organisms. वहीं पर species diversity, तो species diversity refers to the number of species per unit area. एक unit area में कितनी species हैं उस पे वो होती है हमारी species की diversity. Clear? So it refers to the number of species per unit area. क्लियर? तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. तो ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो ए पार्ट भी आप 1.5 मार्क्स का रख लो और बी पार्ट भी आप 1.5 मार्क्स का ही रख लो. क्वेश्चन नंबर 22. सो द क्वेश्चन सेज हाउ हैज the use of agrobacterium as vector helped in controlling Millet gynae incognitia infestant in टबैको प्लांट्स. तो इट इज बेसिकली व्हाट, ये बड़ा ही मुश्किल सा शब्द आपको दे रखा है बट दिस इज इन्फेक्शन, राइट. सो वी हैव टू राइट द करेक्ट सीक्वेंस कि कैसे हम एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके ये इन्फेक्शन रोक सकते हैं इन टबैको प्लांट्स, राइट. तो ये हमने रिविजन रेस में भी डिस्कस किया था. सो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, जब हम एग्रोबैक्टीरियम एज अ वेक्टर यूज करते हैं तो इट इज नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट. सो उस पर्टिकुलर नेमेटोड से जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं ना उनको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने होस्ट प्लांट के अंदर. देन दोनों सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड्स ऑफ mRNA आर प्रोड्यूस. तो होस्ट के अंदर सेंस स्ट्रैंड भी बनेगा, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनेगा और उससे जो हमारा एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है ना वो बन जाएगा हमारा डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि एंटी सेंस और सेंस स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड RNA. तो जब ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा तो इससे ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होगी. तो ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा. करेक्ट. सो डबल स्ट्रैंडेड RNA initiates RNA interference which prevents the translation of mRNA resulting in mRNA silencing in parasite or nematode. तो यहाँ पर mRNA जो है ना वो साइलेंस हो जाता है, वो हो जाता है एकदम शांत. तो वो शांत हो जाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगी. So this causes parasite Millet gynae incognitia to die. तो इसी से ये जो पैरासाइट है ना ये मर जाता है. Clear? So this is how this agrobacterium vector is used for preventing the infection in a tobacco plant. Question number 24. So the A part says describe two devices, any two devices in flowering plants which prevent autogamy and geitonogamy. तो autogamy और geitonogamy को रोकने के लिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो खुद में ही कैसे डिवाइसेस बनाते हैं. तो बहुत ही सिंपल है, हमने रिविजन रेस में भी डिस्कस किया था कि दे प्रोमोट डायोशी और दे द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी की बात करें तो ऑटोगैमी मतलब कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर खुद ही पॉलिनेशन हो रही है. ठीक है. गिटोनोगैमी का क्या मतलब है कि एक प्लांट है उसके अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो एक ही फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं उड़ के वो दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं ऑफ द सेम प्लांट. करेक्ट. तो इस केस में अगर एक प्लांट है, अगर वो होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो पॉलिनेशन होने के चांसेस, सेम फ्लावर पर पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं ही नहीं. सो इससे वी कैन प्रिवेंट दिस ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी. देन दूसरा है डाइकोगैमी. तो डाइकोगैमी मतलब कि जो मेल और फीमेल फ्लावर्स है ना वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं. मतलब मेल और फीमेल फ्लावर्स अगर एक प्लांट पे हैं भी, या फिर यू कैन से अगर एक ही प्लांट के ऊपर अगर एक ही फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन का रिलीज करने का टाइम है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है, ठीक है, ये दोनों जरूरी हैं अगर पॉलिनेशन होनी है. तो स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो रहा है तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, या जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं तो स्टिग्मा उनको रिसीव करने के लिए ही तैयार नहीं है. सो दीज आर द टू डिवाइसेस विच प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. तो चलिए देखते हैं बी पार्ट. बी पार्ट सेज एक्सप्लेन द इवेंट्स अप टू डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर द पॉलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स
इन एन ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, डबल फर्टिलाइजेशन तक समझाना है। तो क्या होता है कि जब ये है हमारा फीमेल, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। सो दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आया पॉलन ग्रेन, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बनाई पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब जब पहुंचेगी ओवरी तक तो पॉलन ग्रेन में होते हैं 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो एक मेल गैमीट जो है वो आके क्या करेगा, मेल गैमीट को, फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करेगा, दैट इज एग को फर्टिलाइज करेगा। और दूसरा मेल गैमीट जो है वो क्या करेगा, वो सेंट्रल सेल को, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये उनको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो एक आया, उसने, ये हमारा एग सेल है, इसको फर्टिलाइज किया, और दूसरा आया, उसने फर्टिलाइजेशन कर दी यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल। सो 1 मेल गैमीट विल फ्यूज विद द एग सेल विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, और इस फ्यूजन को बोलते हैं सिनगैमी, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। उसके बाद द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, और जब 3 चीजें आपस में फ्यूज कर रही हैं तो हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो ये कौन सा फ्यूजन हुआ, सो दिस इज ट्रिपल फ्यूजन लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल टू फॉर्म द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो वो क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉयड, क्योंकि 3 फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्लियर। नाउ सिंस द 2 फ्यूजन्स आर टेकिंग प्लेस, सिनगैमी हो रही है और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, अब एक ही टाइम पे 2 फ्यूजन हो रहे हैं, तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसका और पार्ट में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। तो ह्यूमन फीमेल्स में हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करना है। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। सबसे पहला आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि डे 1 से डे 5 तक होता है, जहां पर एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ठीक है। सो अगर मैं रफली ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ठीक है। तो अब यहां पर होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जिसने यूट्रस ने खुद को प्रिपेयर किया होता है कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो जो इम्प्लांटेशन होगी वो होगी यूट्रस की वॉल पे। तो ये इसको एकदम थिक लाइनिंग बना लेता है ताकि ग्रोइंग एम्ब्रायो को एक कुशन मिले, और उसको ब्लड वेसल से वो कनेक्टेड होता है ताकि खूब सारा खाना भी यहाँ पर अवेलेबल हो। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये हो जाती है ब्रेक, और इसका जो ड्यूरेशन रहती है वो 2 to 5 डेज की रहती है, ठीक है। ये वेरिएबल होती है फीमेल्स में, किस में 2 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, किसी में 7 दिन, क्लियर। नाउ इट रिजल्ट्स इन द flow of menstruation, right? So fertilization does not occur. Now the follicular phase occurs when primary follicle grows into mature Graafian follicle. अब होता क्या है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करती हैं, वो मेच्योर फॉलिकल बनाती हैं। इसके बाद मतलब दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस फॉलिकुलर फेज इज द सेकेंड फेज। अब ये टाइम निकल गया, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन खत्म हुई। इसके बाद अगले ऑलमोस्ट मतलब मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से 13th डे तक क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल मेच्योर होगी, वो बनाएंगी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, एंडोमेट्रियम की वॉल भी जो है वो रीजेनरेट होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये जो डीजेनरेट हुई थी मेंस्ट्रुअल फेज में, ये रीजेनरेट होना शुरू हो जाएगी थ्रू प्रोलिफरेशन बिकॉज ऑफ द चेंजेस इंड्यूस्ड बाय हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स, ठीक है। अब ये मेच्योर हो गया है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अब नेक्स्ट फेज आएगा ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ये होता है 14th डे। मतलब दिस ओव्यूलेशन डे इज ऑल्सो वेरिएबल इन फीमेल्स, कईयों में 12th डे में होता है, कईयों में 14th डे पर होता है, बट अगर हम इन जनरल बात करें सो इट इज द 14th डे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है ना, वो एकदम पीक पे होता है, और यहाँ पर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है ओवम। So this is called as ovulation. So Graafian follicle ruptures to release a secondary oocyte.
ठीक है। नाउ द ल्यूटेल फेज, द नेक्स्ट फेज इज द ल्यूटेल फेज रिप्रेजेंटेड बाय रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और वहां वो सिक्रीट करता है बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन, एंड इट इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम। तो यही असेंशियल होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जब क्या होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल रिलीज होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा तो ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, जो इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाए रखने में इसकी हेल्प करेगा। अब क्या होगा, अब आएगा ऑलमोस्ट द 28th डे, ठीक है। तो ये भी जो एक पूरा साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी वेरिएशन, इसकी ड्यूरेशन अलग अलग रहती है अलग अलग फीमेल्स में। तो अब जब हमारा 28th डे पे आएंगे तो 28 डे पे अगर तब तक ओवम जो है वो फ्यूज कर चुका होगा स्पर्म से, तो फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फर्टिलाइज्ड एग आएगा, इम्प्लांट हो जाएगा इनटू द यूट्रस वॉल। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो क्या होगा, तो फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Question number 24 B part, how can scientific understanding of menstrual cycle of humans help in contraceptive measures? तो जो scientific understanding है, ये जो हम इतना डिटेल में पढ़ रहे थे menstrual cycle के बारे में, अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे क्या हो रहा है एक हमारी बॉडी के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, ठीक है, कब कौन से दिन क्या होता है, तो इससे हम कॉन्ट्रासेप्शन मेजर में हमें कैसे हेल्प मिल सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा आंसर है इसका कि अगर हमें साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें पता है कि ओव्यूलेशन कब होगी, ऑलमोस्ट 14th डे, कईयों की 12th डे, 13th डे, 14th डे, 15th डे, ऐसा हो सकता है, थोड़ी वेरिएबल हो सकती है। लेकिन अगर साइकिल को रेगुलरली ट्रैक किया जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि किस फीमेल में कब ओव्यूलेशन हो रही है। तो उससे वो कपल्स जिनको बेबीज नहीं चाहिए या जिनको बेबी नहीं चाहिए, तो दे कैन अवॉइड हैविंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। और वो कपल्स जिनको की बेबीज चाहिए, दे कैन एक्चुअली ट्राई ड्यूरिंग दैट टाइम कि हो सकता है कि ओव्यूलेशन हो, एंड इफ देयर इज इंटरकोर्स, इफ द स्पर्म एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो यहाँ पर जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रासेप्शन में हमें कैसे हेल्प मिलेगी, सो ओव्यूलेशन occurs during the mid cycle. During this time the chances of fertilization are very high, so couple should abstain from coitus from 10th to the 17th day of the menstrual cycle, ठीक है, of the cycle. Clear? तो I hope this much is clear. Question number 25. So the question A part says, write the scientific name of organism Thomas Hunt Morgan and his colleagues worked with for their experiment, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम बताओ उस ऑर्गेनिज्म का जिसमें मॉर्गन और उसके कलीग्स ने काम किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। Explain the correlation between linkage and recombination with respect to genes as studied by them. तो मॉर्गन और उसके कलीग्स ने काम किया था फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर फॉर देयर एक्सपेरिमेंट फॉर लिंकेज। तो लिंकेज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नाउ ही क्रॉस्ड येलो बॉडीड white eyed flies with brown bodied red eyes flies, ठीक है, red eyed flies, ठीक है। तो F2 जनरेशन में ना उन्होंने देखा कि वो जो एक मेंडल का रेशो आता था ना 9:3:3:1, ठीक है, वो उनको नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि देयर इज linkage, so he found that genes for both the characters were placed on the X chromosome. तो जब हमारे पास दो जीन्स हैं, क्रोमोसोम है हमारा, ठीक है। नाउ क्रोमोसोम पे ना कुछ जो जीन्स होते हैं ना वो बहुत पास होते हैं, जितना पास होगा, जितनी लिंकेज ज्यादा होगी, जितने पास जीन्स होंगे एक्स क्रोमोसोम पे या हमारे क्रोमोसोम पे, उनका सेपरेशन उतना ही डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं कि हर बार हमें 9:3:1 की ही रेशो मिलेगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज सर्टेन डिफरेंस, ठीक है। तो लिंकेज में क्या होता है, जितना पास क्रोमोसोम होंगे उतने लिंकेज के चांसेस कम होंगे, जितना दूर होंगे मतलब उतनी ज्यादा लिंकेज होगी, जितने दूर क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे,
ठीक है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी, ये होगी हमारी क्रॉसिंग ओवर, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो जीन्स जो क्रोमोसोम में दूर दूर लोकेटेड हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस होंगे। लेकिन जब हमारे जीन्स जो है वो पास में है, ठीक है, वो क्रोमोसोम के ऊपर पास पास रिलेटेड है, तो उनमें लिंकेज ज्यादा रहती है, ठीक है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। सो ही ऑल्सो ऑब्जर्व द पोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ जीन्स इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस विच वॉज सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो उन्होंने देखा कि जो सेम क्रोमोसोम पे जो कॉम्बिनेशंस थे ना, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिली और जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन थी वो हमें कम देखने को मिली। सो ड्यू टू दिस द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन आर रेयर। तो इसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस थे वो बहुत ही कम हो गए एंड मोस्टली ट्रांसमिटेड टुगेदर। तो वो जो जीन्स थे वो मोस्टली साथ साथ में ही ट्रांसमिट होते गए, तो इसलिए हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिले। हेंस दे कंक्लूडेड दैट हायर द लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स lesser are the chances of recombination, ठीक है। तो यही लिंक है बिटवीन रिकॉम्बिनेशन एंड द लिंकेज। बी पार्ट, हाउ डिड स्टुअर्ट वेंट एक्सप्लेन जीन मैपिंग व्हाइल वर्किंग विद मॉर्गन। तो वो एक मॉर्गन के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने जो मॉर्गन ने डेटा निकाला था लिंकेज का उसी के ऊपर उन्होंने कुछ काम किया। सो एल्फ्रेड स्टुअर्ट used frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as the measure of distance between the gene and mapped their position on the chromosomes। तो जो recombination की frequencies मॉर्गन ने निकाली थी, उन्होंने क्रोमोसोम्स के ऊपर उन्हीं के डिस्टेंस को मेजर किया, उन जीन्स के डिस्टेंस को मेजर किया क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है, और उन्होंने मैप किया उनका पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। सो नाउअडेज जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन सीक्वेंसिंग द होल जीनोम। तो जेनेटिक मैप में ये जो सीक्वेंसिंग है, मतलब जेनेटिक मैप्स का हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, तो आप रख लो कि ऑलमोस्ट 3 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन के और बी पार्ट के आपको होंगे 2 मार्क्स, तो टोटल हो गए हमारे 5 मार्क्स। और पार्ट से स्टेट द सेंट्रल डोगमा एज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या सेंट्रल डोगमा दिया था? Are there any exceptions to it? Support your answer with the reason and an example। तो सेंट्रल डोगमा जो है वो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था और उन्होंने बोला था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, कि डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो क्या इसमें कोई एक्सेप्शंस है? तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि हमें पता है कि वायरसेस के केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए, और जब वायरसेस किसी भी सेल को अटैक करते हैं तो वो उसके डीएनए के साथ मिल जाते हैं। तो बेसिकली वो पहले आरएनए से बनाते हैं डीएनए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो यस, देयर आर एक्सेप्शंस टू द सेंट्रल डोगमा। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस, देयर आर सम एक्सेप्शंस एज इन सम वायरसेस। सो जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए की फॉर्म में होता है, तो पहले आरएनए से बनता है डीएनए बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसके बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इट फॉलोज द यूजुअल पाथ। अब डीएनए बन गया, अब फिर से आरएनए बनेगा और आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इज इन्फ्लुएंजा ए वायरस। सो दिस इज वन एग्जाम्पल फॉर this exception. B part says explain how biochemical characterization, that is nature of transforming principle, was determined which was not defined from Griffith's experiment। तो जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में बायोकेमिकल नेचर नहीं निकल पाया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, वो कैसे आया बाहर, मतलब वो उसका पता कैसे चला? तो 3 साइंटिस्ट थे, ऑस्वाल्ड एवरे,
देन कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलेन मैकार्टी। तो इन्होंने डिटरमिन किया था बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स, दे प्योरिफाइड द बायोकेमिकल्स फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल्स टू सी which one could transform live R cells into S cells। तो जो उनको ना हीट किल्ड S सेल में मिला था ना बायोकेमिकल, उन्होंने वो निकाला। उन्होंने देखा कि कौन सा वो एक ऐसी चीज है जो लाइव आर सेल्स को, मतलब लाइव जो आर स्ट्रेन है उसको एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दे ऑब्जर्व दैट डीएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया cause the transformation of non-virulent R-type bacteria into virulent S-type। तो जो non-virulent मतलब जो non-infectious R-type बैक्टीरिया था उसको virulent S strain में कन्वर्ट करने का काम किया था DNA ने। ठीक है, तो अब बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे एंजाइम्स भी यूज किए, उन्होंने प्रोटीजेस किया, आरएनएस किया, लेकिन प्रोटीन्स को और आरएनएस को डाइजेस्ट करने से कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने डीएनएस का यूज किया तो उन्होंने डीएनएस मतलब जो डीएनए को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो डीएनए को अपना एक्शन करने से एक तरह से रोक देगा। तो उन्होंने देखा कि जब डीएनएस का यूज किया गया तभी ये प्रोसेस इनहिबिट हुआ, तभी जो आर सेल्स थे वो एस सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुए। तो इससे उन्हें पता चला कि इट इज बेसिकली द डीएनए जिसकी वजह से ये जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन थी ये विरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रही थी। सो हेंस दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटीरियल। जो डीएनए है ना वो एक हेरिडिटरी मटीरियल है। सो दिस वाज explained by Avery, McLeod and McCarthy। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। So question says factors following are the responses of different organisms to abiotic factors, describe each one with an example, regulate, confirm, then migrate and suspend। तो ये वाला जो पार्ट है ना organisms and population का वो हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, तो A पार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम B पार्ट पे आएंगे। तो B पार्ट says if 8 individuals in a population of 80 butterflies die in a week। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 80, उसमें से कितने मर गए 8, राइट। सो कैलकुलेट द डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अब हमें डेथ रेट को कैलकुलेट करना है। तो डेथ रेट क्या होगा? सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक टाइम पीरियड में कितने डेथ्स हुई हैं, ठीक है, तो उस एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में एक पॉपुलेशन में वो डिटरमिन करता है डेथ रेट। ठीक है, तो हमें दिया गया है डेथ रेट, तो डेथ रेट हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ डेथ्स हमें दी गई है, कितनी है 8, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हमें दी गई है, कितनी है 80। सो 8/80 जो है हम 8/80 करेंगे, उससे हमारे पास डेथ रेट आ जाएगा। सो इट विल बी 1/10, so that is 0.1. So 0.10 butterflies per week. So this is the death rate of this population. ठीक है, तो आई होप सिंपल सा है, क्लियर हुआ। अगर बर्थ रेट पूछा होगा तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर डेथ की जगह आप बर्थ लिख दोगे, यहाँ भी डेथ की जगह आप बर्थ लिख दोगे। ठीक है, तो जो भी हमें यहाँ पर वैल्यूज दी होंगी बस हम उनको पुट करेंगे और हमारे डेथ रेट या बर्थ रेट हमारा आ जाएगा। सो इट इज सिंपली द नंबर ऑफ birth rate or death rate is equal to number of births or number of deaths over the total population. That's it। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है इसको निकालना। और पार्ट सेज व्हाट इज अ ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, व्हाट इज द स्टैंडिंग क्रॉप विद रेफरेंस टू इट। तो एक ट्रॉफिक लेवल क्या होता है इकोसिस्टम में, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फूड चेन में या एक इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है। ठीक है, उसी को हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। सो ईच एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर प्लेस इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरैक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स। दे ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन और उसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर और उसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल या हम बोलते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बायोमास एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है,
बी पार्ट सेज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का क्या रोल है इकोसिस्टम में? तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आता है? यहाँ पर आते हैं प्रोड्यूसर्स, वो जो हमारे लिए खाना बनाते हैं। सो द प्रोड्यूसर्स कम एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उनका काम है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल खाना बनाना, मतलब फोटोसिंथेसिस करना। अब ये जो खाना बनाते हैं, इसी खाने से एनर्जी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती जाती है। सो दे ट्रैप सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड फॉर द ट्रॉफिक लेवल्स by photosynthesis. The organic compounds formed are essential in the process of building bodies and also help in releasing energy. ठीक है। सी पार्ट सेज हाउ इज द detritus food chain connected with the grazing food chain in natural ecosystem। तो जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन होती है ना, वहां पर क्या होता है, हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खाना बनाते हैं, यहाँ से एनर्जी फ्लो शुरू होता है और एनर्जी आगे आगे को जाती है। वहीं पर जो डेट्रिटस फूड चेन होती है, इसमें कौन से आते हैं? इनमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो हर एक लेवल पर ये डीकम्पोजर्स जो है वो एक्ट करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स मर गए तो यहाँ पर भी डीकम्पोजर एक्ट करेगा, यहाँ पर भी डीकम्पोजर एक्ट करेगा। तो बेसिकली ये भी बीच से अपनी एनर्जी डराइव करते रहते हैं इन्हीं ऑर्गेनिज्म से। क्लियर? सो द detritus food chain, in detritus food chain energy comes from the organic matter which is generated at the trophic levels of grazing food chain। मतलब ये खाना खाएंगे, ठीक है, जब ये मर जाएंगे तो इन पे डीकम्पोजर एक्ट करेंगे और इसी तरह ये जो एनर्जी है ये डीकम्पोजर्स को भी जाएगी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नर हाफ फ्री है पर बेस्ट है।